हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी 11वीं क्लास है, बेसिकली इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 5 हमारा प्रारंभ होगा और चैप्टर नंबर 5 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे भारत में मानव पूंजी निर्माण को हम लोग देखेंगे। यानी कि चैप्टर का नाम है मानव पूंजी निर्माण को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एक ह्यूमन आपका मानव को हम कैसे आपका कैपिटल बनाते हैं, एसेट बनाते हैं। आप देखते हैं पिछले भी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने से मानव आपका भविष्य में एक पूंजी बनता है। जैसे अगर आज आपको पढ़ाया जाए तो आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे और कल आप डॉक्टर बनकर ना जाने कितने लोगों की जान बचाएंगे। इंजीनियर बनकर ना जाने कितनी नई आपके तकनीकी नए आपके सॉफ्टवेयर का विकास करेंगे, जिससे देश को सूचना संचार आपका प्रौद्योगिकी में आपकी मदद मिलेगी। और यही कारण है कि मानव पर इस समय किया गया आपका खर्च भविष्य में एक आपका निवेश की का हमको प्रतिफल के रूप में आपका प्राप्त होता है। क्लियर है? तो ये सारे ऐसे विषय हैं, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से आपका बात करेंगे और सभी को आपका जानेंगे कि आखिर में आपका मानव पूंजी निर्माण होता क्या है। क्लियर है? तो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने आपका निर्धनता देखा था, तो हम लोग आपका निर्धनता को अच्छे से आपका देख चुके थे। उसमें हमने बात भी की थी कि आपका गरीबी क्या है, कैसे उसके आयाम हैं, क्या उसकी रेखा हैं, किस तरह से आपका सरकार कार्य कर रही है, कौन-कौन सी योजना चला रही है, फिर उसके जो आपका मूल्यांकन था, हमने उसके मूल्यांकन को पढ़ा, कहाँ सरकार की आपकी कमी रही, किस तरह की और नीतियाँ हमको अपनानी है ताकि आने वाले भविष्य में हम निर्धनता को आपका पूरी तरह से आपका समाप्त कर सकें। इन सारे पहलुओं पर हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में बात कर रही थी। तो नया चैप्टर है लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पुराने चैप्टर से लिंक होती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अभी हम लोग जो इसके अंतर्गत आपका बात कर रहे थे और इसी में हम लोगों ने सारी चीज़ों को गौर करके देखा और जब हमने इसको देख लिया और इसमें बात भी कर ली हम लोगों ने बहुत अच्छे से और सब चीज़ों को हमने गौर करके इसमें आपका देखा और एक-एक कर हमने बात करी इसमें, तो पहला आया था हमारा भारत में मानव पूंजी निर्माण। कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत में मानव पूंजी निर्माण की। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण में इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या-क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मानव संसाधन कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, मानव पूंजी की विकास की अवधारणाएँ क्या हैं, उन सारी अवधारणाओं को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे और इन पर हम लोग आपका बात भी करेंगे, ठीक? इसी के साथ जो आर्थिक पूंजी है, समावेश है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आपका गौर कर एक-एक कर हम लोग इसके अंतर्गत आपका देखने वाले हैं और इसी में हम लोग आपका बात भी करेंगे, ठीक है? अब चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर पर चलते हैं और आपको पता है कि जैसे भी कोई हम चैप्टर पढ़ते हैं आपका, हमें इसके अंतर्गत आपका एक हमारी कोटेशन है जिसके साथ हम लोग आपका इन सारे आपका चीज़ों को हम लोग आपका प्रारंभ करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय के सार्थात्मक सार्था सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिमाण के माध्यम से नहीं हो सकता। कह रहे हैं अगर आप लोग ये सोचते हुए कि आपका जो जो आपकी शिक्षा है, उस शिक्षा के अंतर्गत अगर आप लोग ये समझें कि जो हम लोग आपका इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आपका निजी क्षेत्र में हो, चाहे आपका सार्वजनिक क्षेत्र में, उसकी सार्थकता यानी कि जो आपने पैसा खर्च किया है, वो कितना सफल हुआ है, आप उसका मूल्यांकन देखेंगे, तो उसका मूल्यांकन आपको प्रत्यक्ष प्रमाणों के माध्यम से नहीं होगा। इसमें निवेश की मात्रा लोगों में उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा। जितना वे स्वयं से प्राप्त करेंगे, उनके माध्यम से उतने ही ऐसे व्यक्ति में अंतर्निहित योग्यताएं उजागर होती हैं और अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते हैं। यानी कि जब तक आप शिक्षा उनको प्राप्त नहीं कराओगे, आप उनको शिक्षा नहीं दोगे, तब तक लोगों के अंतर्गत जो उनकी क्षमता है, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आपका अपनी बिना पहचान के ही मर जाते हैं। ये कहा है अल्फ्रेड मार्शल ने। हो सके तो एक बार आप लोग अल्फ्रेड मार्शल की जीवन जो यात्रा है, आप उसको ज़रूर पढ़ें और आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा कि इनकी जीवन यात्रा किस तरह से आपका संचालित हुई
और किस तरह से इन्होंने लोगों के लिए काम किया है और क्या इनके विज्ञान और क्या इसका महत्व रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको देखेंगे। मानव जाति के विकास के लिए बहुत अधिक आपके प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। कह रहे हैं जो आपका मानव जाति है और उसके विकास के लिए कौन कौन से ऐसे प्रभावी जो कारक हैं हो सकते हैं, आपको उन कारकों पर, कारक का मतलब होता है फैक्टर यानी कि विचार, आपको उन सब पर आपका विचार करना है, ठीक। और उन विचारों को हमको आपका देखना है कि क्या है। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने और उसकी प्रसारण की क्षमता ही देते हैं। कह रहे यही चीज है कि जो ज्ञान का वो संग्रहण करते हैं और जो उनकी क्षमता है उन क्षमताओं को आपका बताते हैं। यही वो सारी ऐसी वो आपकी चीजें हैं जो हमको इसके अंतर्गत आपका देखना चाहिए और आप उसमें ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, अगर आप लोग इस पे और अच्छे से विचार करेंगे और क्या आपको मिलेगा। देखिए, जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से क्या करते हैं, मनुष्य ने शीघ्र ही उसको जान लिया। हमने कार्य की कुशलता पूर्वक करने और उनके अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के आश्रम कौशल में अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है। कह रहे हैं जो आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका जो आपका कौशल है, जो ज्ञान है, वो आपका बिना पढ़े लिखे लोगों से कैसा होता है, उसका कौशल ज्यादा होता है। ये चीज आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि जो एक आपका शिक्षित व्यक्ति है वो कैसे अशिक्षित व्यक्ति को आपका बहुत अच्छे से आपका कौशल जो है वो आपको दे सकता है, ठीक। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं और आप इस पर विचार भी कर सकते हैं। एक बार देखिए आप इतने को और आप इस पर विचार करिए और विचार कर कर जो भी चीजें हों आपकी, आप इस पर बहुत अच्छे से गौर करिए, ठीक है। चलिए, देख लिया। अब देखिए, इसी कारण से पहले और दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सर्जन करता है और आर्थिक समृद्धि में भी योगदान क्रम से अधिक होता है। यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उस पढ़े लिखे व्यक्ति का जो योगदान है वो क्या होता है, अधिक होता है। किसके माध्यम से अधिक होता है, जो व्यक्ति आपका पढ़ा लिखा है उसके माध्यम से अधिक होता है, ठीक। यह आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपजन की क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि अधिक मूल्यवान लाभ है। अब कह रहे हैं कि केवल आप शिक्षा आपके माध्यम के लिए करेंगे, केवल हमको अपने जीवन में आपका पैसा कमाना है, तो ऐसा नहीं है। ये कह रहा है शिक्षा हमें बल्कि इसलिए ग्रहण करनी चाहिए ताकि हम और अधिक मूल्यवान हो जाएं। शिक्षा लोगों को उस सामाजिक स्थिति गौरव आपका प्रदान करती है। आप आज पढ़ लिख कर कल को डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, तो जो उसकी एक समाज में जो गौरवान्वित स्थिति होती है तो समाज उसको देखता है, तो एक गौरव और सम्मानित स्थिति समाज में मिलती है और ये केवल शिक्षा के आधार पर ही है। यह व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर विकल्पों को चयन कर पाने के लिए आपका योग्य बनता है। आप अपने जीवन में नए नए विकल्प खोज सकते हैं और उसका एक ही मतलब है और वो है आपका शिक्षा। व्यक्ति को समाज में चल रहे आपके परिवर्तन की बेहतर समझ प्रदान करते हैं और नव आपका परिवर्तन की ओर बढ़ावा देते हैं। यानी कि जो आपके नए नए आपके चेंजेस हो रहे हैं, इसमें आप तभी बढ़ सकते हैं जब आपने शिक्षा को प्राप्त किया हो, आपने शिक्षा की कौशलता को समझा हो, उसके ज्ञान को समझा हो। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आपके देश में आ जाए तो आप उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए आपका मोबाइल फोन और आपका लैपटॉप का। जब मोबाइल फोन भारत में आया था तो भारत में जिन लोगों ने लिया था वो उसको मोबाइल चलाने में इतने आपके कौशल नहीं थे, जबकि उनके बच्चे जो शायद उनसे कम पढ़े लिखे थे, उनकी कम उम्र के थे, लेकिन मोबाइल में आप देखेंगे आपका चलाने में और चाहे कंप्यूटर हो वो अधिक आपके तेज आपके साबित हुए। किसके मुकाबले, जो आपके ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे या आपके उम्र दराज थे। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही जो है नव परिवर्तन को और नई तकनीकी को सबसे पहले स्वीकार करती है। क्लियर है? क्या करती है? स्वीकार करती है।
ये आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो आपके नए परिवर्तन को, नई आपकी प्रौद्योगिकी को अपने अंदर समाहित करने की सबसे पहले क्षमता रखती है। जो बच्चे यहाँ आपकी क्लास में बैठी हैं और आपस में बात कर रहे हैं, बेटे सामने देखो। अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए ना अभी, आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे, मुझे पक्का पता है। अगर पिछले चैप्टर में से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं और कैलोरी का सिद्धांत अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका निर्धारण करने के लिए जो हम लोग आप गरीबी निर्धारित करते हैं शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में, कैलोरी का क्या सिद्धांत है, आप बता नहीं पाओगे। तो इसलिए जब भी मौका मिला है कम से कम आप क्लास में फोकस कीजिए। अगर आपका बात करने का ज्यादा मन होता है, आप क्लास के बाहर जाइए, आराम से बात कीजिए। पूरा दिन पड़ा है, पूरा जीवन आपके लिए पास पड़ा है। देश आपका शिक्षा के अवसर के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है। देश क्या करता है कि जो हमारा शिक्षा का स्तर है, जो विस्तार है, उस पर बल देता है कि शिक्षा बढ़नी चाहिए। आप देखते हैं कि नई नई कॉलेज, आपके नई नई यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी खुल रही हैं ताकि शिक्षा के आयाम को आपका प्राप्त किया जा सके, क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करता है। क्या करता है? जो आपकी विकास प्रक्रिया है उसको तेज करता है। अब बात करेंगे मानव पूंजी की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हम लोग आपका शुरू करने जा रहे हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत। अब आपका मानव पूंजी, जब बहुत बार मैं आपसे कहता हूं कि ह्यूमन एक एसेट है, एक कैपिटल है, तो आप लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते, समझ नहीं आता। कारण है क्योंकि हम लोग उसको समझने का प्रयास नहीं करते। चलिए देखिए, बात करते हैं मानव पूंजी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत मानव पूंजी का। तो मानव तो आपको समझ में आता है कि ह्यूमन क्या है, इंसान क्या है। पूंजी क्या है, कैसे पूंजी बनता है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार एक देश में अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखाना जैसी भौतिक स्थिति में परावर्तित कर सकता है। आप देखिए, कोई आपकी जमीन है, उस जमीन में आपके भौतिक संसाधनों के साथ हम उस जमीन को हम क्या बना सकते हैं, एक फैक्ट्री के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं कोई लैंड थी, लैंड के ऊपर आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपने मशीन लगाई और बहुत सारी ऐसी भौतिक चीजें, क्लियर है, आपने उनका प्रयोग करा और वो एक आपका फैक्ट्री के रूप में चेंज हो गई। उस प्रकार वह अपने छत रूपी मानव संसाधन को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में परावर्तित कर सकता है। आज आप पढ़ लिख रहे हैं, आज आप एक स्टूडेंट है, एक आम मानव है, लेकिन कल आप में कौशल और ज्ञान होगा तो कल आप क्या बन सकते हैं, एक स्किलफुल व्यक्ति बन सकते हैं। और वही स्किलफुल व्यक्ति क्या है, मानव पूंजी है। जैसे आप कोई नर्स बन गए, आप किसान बन गए। आप किसान को ऐसा मत मानिए कि बस किसान है जैसे कुछ नहीं आता वो खेती करते, नहीं। आज की तारीख में सबसे प्रॉफिटेबल अगर कोई आपका बिजनेस है वो है आपका एग्रीकल्चर, क्लियर है। आप शिक्षक बन गए, आप अभियंता यानी कि इंजीनियर बन गए, और आप डॉक्टर जैसी आप सेवाओं में अगर आप परावर्तित कर पाए तो आप क्या है, आप मानव पूंजी है। देखिए, समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत होती है। कोई भी आपका समाज हो, कोई भी आपका देश हो, सबसे पहले चाहिए मानव पूंजी। ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग, ऐसा कुशल व्यक्ति, जो ऐसे योग्य व्यक्ति के रूप में अधिक होती हैं जो पहले स्वयं प्रशिक्षण हो, यानी कि पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं और प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने के योग्य हैं। दूसरे शब्दों में हमें यह मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर को तैयार करने के लिए शिक्षकों और जो आपके प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। आप किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास टीचर होने चाहिए, आपके पास ऐसे ट्रेनर होने चाहिए जो उनको तैयार करें। तो तभी तो क्या कर पाएंगे, आप इन सबको अच्छे से आपका तैयार कर पाएंगे। तो इनकी भी आपको जरूरत होती है जो बेहतर आपके मानव पूंजी को बना सके। इसका अर्थ यह है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परावर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको किसी व्यक्ति को आपका ह्यूमन एसेट बनाना है तो उसके लिए आपको पूंजी यानी कि पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी, आप कहेंगे सर कैसे, कोई व्यक्ति उसके अंदर थोड़ी लगता है कोई पैसा, नहीं। आप अभी स्कूल आते हैं, आपकी फीस जमा होती है, आपके ड्रेस मटेरियल, आपकी किताब कॉपी, आपके खाने पर भी, आपके हेल्थ पर जो आपका खर्चा हो रहा है, असल में हम इसे खर्चा ना कहकर एक आपका निवेश कहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेस्टमेंट की और खर्च की जो परिभाषा एक्सपेंडिचर की, दोनों अलग अलग है। निवेश का मतलब है अगर आप आज किसी पर अपना पैसा लगा रहे हैं तो कल भविष्य में उससे आपसे प्रॉफिट होगा। और आप देखते हैं कि आप एक व्यक्ति पर या किसी बच्चे पर आप उसको शिक्षा दे रहे हैं,
डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस पर निवेश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो क्या बने? एक मानव पूंजी बनकर हमारे सामने है, जिससे देश और समाज को क्या मिले? उसका लाभ मिले। आइए देखते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ और कुछ अधिक स्पष्ट को जानने का हम लोग आपका प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए क्या करते हैं हम लोग? उन चीजों को जानने का आपका प्रयास करते हैं। चलिए पहला है मानव पूंजी का स्रोत। कह रहे हैं जो आपके मानव पूंजी है उसका स्रोत देखना है। क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है? ये आपको देखना है कि उसमें क्या कोई संबंध होता है। क्या मानव पूंजी का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से होता है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में आपका जाना जाता है? क्या ऐसा कोई संबंध है जो उसके रूप में आपका जाना जाता है? ये हमको देखना है। भारत में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? और कह रहे हैं कि मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी देखेंगे। तो इसके साथ साथ सबसे पहले हम चलते हैं, नई यूनिट है मानव पूंजी के स्रोत, कि आप किनको आपका मानव पूंजी कहेंगे, इसके क्या स्रोत हैं। तो स्रोत चलने से पहले सबसे पहले एक बार मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने पढ़ा है, आपका इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो एक बार गौर कर कर देख लीजिए, वो कुछ डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए देख लिया आप लोगों ने? है कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगली यूनिट पर हम लोग आपका बढ़ चलते हैं और उसको गौर करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना गया है। कह रहे हैं अगर आप एजुकेशन में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और में आपका निवेश करते हैं, किसमें? शिक्षा और हेल्थ, तो इम्पोर्टेंट आपके फैक्टर हैं ह्यूमन के लिए, करते हैं, तो दौरान आपका प्रशिक्षण, आपका प्रबंधन, सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। और कह रहे हैं ये ऐसे माध्यम है जो आपका ह्यूमन कैपिटल के आपके जो है मानव पूंजी के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों करते हैं? व्यक्ति द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार कंपनी निश्चित अवधि में दीर्घकालीन दीर्घकालीन निश्चित लाभ सुधारने के लिए वह आपका पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करती है, आप उन पर खर्चा करते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य को आय में बढ़ाने के लिए, भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए आपका शिक्षा पर निवेश करता है। इसलिए व्यक्ति क्यों करता है शिक्षा पर निवेश? ताकि भविष्य में उसकी जो आय है, जो इनकम है, वो आपका बढ़ सके, वो सुनिश्चित हो सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उधर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना निवेश करते हैं। क्लियर है? ये हमको देखना है। देख लिया? आगे देखिए, शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण आगत मतलब इनपुट माना जाता है। अगर आप पढ़ लिख जाते हैं तो जिस तरह से आप अपने लिए आय कमाते हैं, तो उसके साथ साथ देश की समृद्धि और आर्थिक और समाज को भी उसका लाभ मिलता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? तो आप कहेंगे जो स्वस्थ व्यक्ति है वो किसी कार्य को ज्यादा अच्छे से और कार्य कुशलता से कर सकता है। मैं आपसे पूछूं क्यों कर सकता है? आप कहेंगे कि एक कुशल व्यक्ति ही उसको बहुत अच्छे से कर सकता है क्योंकि वो स्वस्थ है। ठीक, देख लिया? आगे बढ़ें। चलिए, चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ न होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य के विमुख रहेगा और इससे उत्पादन में भी वापस कमी आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको अच्छे से इलाज नहीं मिला और वो आपका बीमार रहा, तो इसका जो नुकसान है केवल उस व्यक्ति को नहीं है, बल्कि जो वो व्यक्ति कोई आपका प्रोडक्शन करता उसी से भी है। इस प्रकार स्वास्थ्य पर भी मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि जिस तरह से शिक्षा आदमी जीवन के लिए एक स्रोत है, उसी प्रकार से जो स्वास्थ्य में निवेश भी मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आपका स्रोत है। आप इसको देख सकते हैं और आप इस पर बात भी कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ें। देखिए, प्रतिषेधी विज्ञान यानी कि आयुर्विज्ञान जो आपका टीकाकरण है, कह रहे हैं कि आपका चिकित्सा आयुर्विज्ञान तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान और इन सब में अच्छे स्वास्थ्य पेयजल का भी प्रधानता है। यानी कि आपका स्वस्थ पेयजल भी इसके लिए बहुत जरूरी है और राशि व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप में स्वास्थ्य पर बल दिया गया है। व्यय और आप देख रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं खर्च की, जो व्यय है उस व्यय में आपका स्वास्थ्य आपका बल की आपकी पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से वो आपका बढ़ावा देती है और इसी प्रकार यही मानव पूंजी का निर्माण का भी एक आपका स्रोत है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं आपके शिक्षा के माध्यम और स्वास्थ्य के माध्यम। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति को आपका मानव पूंजी बनाना है तो उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। जो व्यक्ति के आपका भविष्य में आय उपार्जन का आपका सबसे बड़ा स्रोत के रूप में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है जिससे देश और समाज को लाभ मिलता है तो उसमें आपका निवेश करने की आवश्यकता है और निवेश केवल दो क्षेत्र में ही होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य में। एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति अपने देश, अपने समाज, अपने घर परिवार को अधिक आपका प्रगति की ओर ले जा सकता है अगर हम तुलना करें तो किसी अस्वच्छित और अशिक्षित व्यक्ति से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही। आप लोग घर जाकर रिवीजन करिए। कोई डाउट कोई क्वेरी बनता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।